Okay. So we are today going to take must to do idioms in IELTS speaking. Has everyone got notebook and pencil in front of them? Yes or no? I want a responsive class. Has everyone got notebook and pencil in front of them? Very good. At least I want response from everybody. It is very, very important that you give me responses, because even if it is 9 8:30 p.m., my energy would still remain the same. मैं चाहूंगा वही energy से आप लोग पढ़े, मजा आएगा आपको भी. So try to understand. Okay. So today we are going to do must to do idioms in IELTS speaking. Now, sir, ये idioms क्या होता है and why, where we should utilize? काफी बच्चे ऐसा बोलते हैं. Yeah, hi Darshita, you can always ask me questions tomorrow, don't worry. Okay. So ये कीजिए, ये मैं जो सिखा रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपका ये पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है, चौथा लेक्चर है, देयर इज नथिंग टू वरी. The way I am going to teach you is something that will be easily understandable. So don't worry. Clear? Okay. Any questions? Okay, great. So let me explain. One of the things that separate native English speakers from those learning the language is the correct use of idioms. बिल्कुल ध्यान से सुने इसको. एक ऐसी चीज जो नेटिव स्पीकर्स, मतलब फॉर एग्जांपल दोज हु आर लिविंग इन द यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और आप लोग, बिकॉज यू आर नॉन नेटिव स्पीकर्स, योर मदर टंग इज नॉट इंग्लिश, उन दोनों को अगर कोई बाइफरकेट करती है, ये सोचने वाली बात है, इज द यूज ऑफ करेक्ट इडियम्स. जो नेटिव स्पीकर है, जिनको 9 बैंड्स मिलते हैं, 8.5 बैंड्स मिलते हैं, उनको इसलिए 8.5 या 9 बैंड्स मिलते हैं, नॉट बिकॉज दे स्पीक करेक्टली. अगर किसी को 7.5 बैंड मिलते तो इसका मतलब भी ये हुआ कि ही इज एबल टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश. बट व्हाट डिफरेंशिएट्स देम इज द करेक्ट यूज ऑफ idioms. In the IELTS speaking test, they can really help boost your score when used properly. However, they should be used correctly and accurately. अगर IELTS में सही मायने में idioms का इस्तेमाल होता है तो आपको ज्यादा बैंड्स मिलने की संभावना है. सर ये आप कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं. ये जो कह रहा है वो IELTS की खुद बॉडी कह रही है. सो ये मुझे बताने का कष्ट करेंगे. ये आपके सामने जो स्क्रीन है, व्हाट इज एग्जैक्टली दिस स्क्रीन? कैन यू हेल्प मी आउट ऑन दैट? ये स्क्रीन क्या है? यस गाइज, आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीबॉडी. व्हाट इज दिस स्क्रीन एंड व्हाट इज दिस स्क्रीन ट्राइंग टू टेल यू? गाइज, एवरीबॉडी, आई वांट आंसर्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू. विशाल हैज ओनली गिवन मी द आंसर. ये जो है वो बैंड डिस्क्रिप्टर्स है आपके. ये आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, ये सर क्या है, ये सब चीज क्या है मेरे सामने? ये बैंड डिस्क्रिप्टर्स है. एंड इट इज वेरी वेरी, ये बैंड डिस्क्रिप्टर्स इसलिए है कि आपको पता चले कि भाई 6 बैंड लाने के लिए आपको क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे. व्हाट यू नीड टू गेट इन ऑर्डर टू गेट, व्हाट प्रिपरेशन यू नीड टू मेक इन ऑर्डर टू गेट 6 बैंड, 7 बैंड्स, 8 बैंड्स और 9 बैंड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है स्पीकिंग के. और अगर आप इसको ठीक से गौर से देखेंगे तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि मैंने 6 के नीचे नहीं रखा, बिकॉज मैं चाहूंगा कि किसी भी बच्चे को 6 से कम तो नहीं आए. सो आई ऑलवेज ओनली केप्ट 6, 7, 8 और 9. एंड आई वांट यू टू फोकस ऑन लेक्सिकल रिसोर्स पार्ट. हम लोग आज फ्लुएंसी और कोहेरेंस पे काम नहीं करेंगे. ग्रामर पे मैं अभी आज बात नहीं कर रहा हूँ और प्रोनाउंसिएशन पे बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम राइट नाउ टॉकिंग ओनली अबाउट लेक्सिकल रिसोर्स. एंड आई वांट यू पीपल टू रीड 6 बैंड्स के सामने जो लिखा है, 7 बैंड्स के सामने लिखा है, 8 बैंड्स के सामने जो लिखा है और 9 बैंड्स के जो सामने लिखा है, उसको आप 2 मिनट में शांति से सुकून से पढ़े. एंड देन आई विल एक्सप्लेन. और मुझे कहेंगे आप लोग कि ये क्या कहना चाहता है. सो आई वांट यू पीपल टू गो थ्रू दिस प्रॉपर्ली. अच्छी तरह से पढ़ो इसको. एंड वंस यू आर डन, लेट मी नो. सिर्फ लेक्सिकल रिसोर्स आपको पढ़ना है, मतलब यू नीड टू रीड ओनली दिस कॉलम. Okay, have you read, everybody? Very good, very good. That's great. Now, what can you deduce from this? इससे क्या निकलता है? अगर आप 6 बैंड के सामने पैरामीटर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है
has a wide enough vocabulary to discuss topics at length and make meaning clear in spite of inappropriacies, generally paraphrases successfully. मतलब आपने 6 बैंड लाने हैं तो अच्छी वोकैब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वाइड इनफ रेंज इस्तेमाल करना पड़ेगा और टॉपिक को अच्छी तरह से डिस्कस करना पड़ेगा. अगर मैं 7 में आता हूं तो 7 और 8 और 9 में एक चीज का इस्तेमाल और एक चीज का एडिशन होता है, एंड इट इज दिस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. uses some less common and idiomatic vocabulary. This is very important. तो अगर आपको 7 बैंड्स लाने हैं तो आपको idioms का इस्तेमाल चालू कर देना पड़ेगा. If you are not utilizing idioms, then you cannot expect to get more than 6 bands. यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि आपको idioms का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन idioms में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी. मतलब अगर आपने idioms तो यूज किए हैं, लेकिन idioms यूज करने के बाद आपने उसको ठीक से, मतलब अगर आपने 4 idioms का इस्तेमाल किया है तो उसमें हो सकता है कि एक idiom का इस्तेमाल आपने ठीक ठाक नहीं किया है. Then you can expect to get 7 bands. अगर 8 bands की बात करें तो यहाँ पे लिखा है uses a wide vocabulary, और दूसरे सेंटेंस में लिखा है uses less common and idiomatic vocabulary skillfully with occasional inaccuracies. इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से एक मिस्टेक होने की संभावना है. लेकिन अगर 9 bands की बात करें तो यहाँ पे लिखा है uses vocabulary with full flexibility and precision in all topics. लेकिन दूसरा जो पॉइंट है जो बहुत काम का है, जो मैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि uses idiomatic language naturally and accurately. इसका मतलब ये हुआ, if you are looking for bands like 8 or 9, which I think you should target, then you should aim at utilizing idioms. ना सिर्फ idioms का इस्तेमाल करना है, आपने ये भी ध्यान रखना है कि idioms का इस्तेमाल ठीक से होता है और नेचुरली होता है. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने रटा हुआ है और आप इस्तेमाल करने की जबरदस्त कोशिश कर रहे हो. इसका इस्तेमाल ठीक से करना है. दूसरी मैं चीज आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको idioms का इस्तेमाल करना है तो you should start utilizing from today. मैं जो भी आपको idioms देता हूं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू 50-60 idioms, बट आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली 25 to 30 idioms, जो मुझे लगता है कि आप अपने डे टू डे लाइफ में और IELTS में इस्तेमाल कर सकते हो. लेकिन इसका इस्तेमाल आज से स्टार्ट कीजिए. The reason is, if you utilize idioms only on the day of the examination, it won't be natural, it won't look natural. ऐसा लगेगा कि आपने उसको बिठा दिया है, वो नहीं लगना चाहिए. Is it getting clear, everybody? Have you understood the importance of utilizing idioms to get 7, 8 or 9 bands? Yes or no, everybody? Very good. So let us go ahead now with the idioms, and I want everybody to have notebook and pencil. बहुत इंपॉर्टेंट है नोटबुक और पेंसिल, उसका इस्तेमाल करेंगे. चलिए. सो द फर्स्ट इडियम इज ओवर द मून. इसका ओवर द मून का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली. आप अपने नोटबुक में लिखना चालू कर दो. ऑल्दो यू आर गोइंग टू गेट रिकॉर्डिंग, बट आई बिलीव दैट रिकॉर्डिंग बहुत कम लोग देखते हैं और लिखना चाहिए, लेकिन कम लोग देखते हैं बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ टाइम. अभी से अगर आपने लिखा होगा नोटबुक में तो आपको याद रहेगा. ओवर द मून, टू बी एक्सट्रीमली प्लीज्ड और हैप्पी. मतलब अगर ऑन क्लाउड 9 हम नहीं कहते. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रिसीव्ड अ मोबाइल फोन एज अ गिफ्ट फ्रॉम माय फादर, आई वाज ओवर द मून. अगर आपको आईफोन 12 की जरूरत थी, आप नहीं ले पाते थे, लेकिन आपको जरूरत थी, पिताजी को पता चल गया और उन्होंने आपको गिफ्ट कर दिया, तो आप तो 7वें आसमान पे हो, तो उसको हम कहेंगे ओवर द मून. सो आई एम एक्सट्रीमली प्लीज्ड और हैप्पी. IELTS में अगर आपको 7.5-8 बैंड मिलते हैं तो आप कह सकते हो आई गॉट 8 बैंड्स इन IELTS, आई एम राइट नाउ ओवर द मून. तो ये पहला हुआ. दूसरा है वंस इन ए ब्लू मून. मतलब बहुत कम बार होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बहुत पढ़ते हो, अच्छा मार्क्स लाते हो, लेकिन एक सब्जेक्ट में आपको कम हो गया. बहुत कम बार ऐसा होता है, तो आप कह सकते हो कि आई गॉट 50 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, बट दिस इज ओनली वंस इन अ ब्लू मून. बहुत कम बार ऐसा हुआ है, ज्यादातर तो मुझे अच्छे स्कोर्स ही आते हैं. जैसे कि माय फ्रेंड इज यूजुअली हैप्पी, ही सेड ओनली वंस इन अ ब्लू मून. बहुत ज्यादातर तो वो हैप्पी रहता है, बट बहुत कम बार वो दुखी हो जाता है, उसलिए he is said only once in a blue moon. A piece of cake, मतलब very easy. It's a piece of cake. सर मेरे लिए IELTS का speaking तो piece of cake है. So I can do very well in speaking, but I am not able to perform well in reading and writing. So if you get a good score in IELTS, getting a visa will be a piece of cake for you. आपको सबको पता है कि if you get 6.57 bands for IELTS, academic, and if you are getting 8.777 for IELTS general, it's a piece of cake to get the visa. ऐसा कह सकते हो आप. Fourth is a drop in the ocean, a very small part of something much bigger. ये बहुत अच्छा idiom है जो आप अपने इस्तेमाल कर सकते हो. Government donated 1,000 rupees to each of the flood victims. However, this is just a drop in the ocean. फ्लड में जो शायद जिसको नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट ने उनको 1,000 रुपए दिए, लेकिन बेचारे का नुकसान हजारों लाखों रुपए का हुआ है. उसके सामने 1,000 रुपए तो ये है अ ड्रॉप इन द
ओशन। जैसे कि अगर कोरोना वायरस की बात करें तो गवर्नमेंट को फॉर एग्जांपल 10 किलो ऑक्सीजन की जरूरत है और गवर्नमेंट सिर्फ 1 किलो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आप कह सकते हो इट इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, वी रिक्वायर्ड क्वाइट मोर। इज इट गेटिंग क्लियर? ये चारों चार इडियम्स क्लियर हो गए सब लोगों को? फर्स्ट इज ओवर द मून, बहुत खुश होना, वंस इन ए ब्लू मून मतलब बहुत रेयर केस में होना, पीस ऑफ केक मतलब बहुत इजी। मेरे लिए दौड़ना मतलब इट्स अ पीस ऑफ केक, एंड ड्रॉप इन द ओशन मतलब बहुत रेयरली कोई चीज मतलब ड्रॉप इन द ओशन सॉरी मतलब चाहिए बहुत ज्यादा लेकिन मिलता बहुत कम है, तो हम कह सकते हो इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स ऑन इन दिस स्टूडेंट्स? यस और नो? बहुत मजा आएगा, इसका इस्तेमाल भी करना है आपको। आई वॉन्ट यू पीपल टू यूटिलाइज दिस इन योर डे टू डे लाइफ। इज इट गेटिंग क्लियर? वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स मतलब कि इट इज बेटर टू एक्चुअली डू समथिंग देन जस्ट अबाउट इट। मेरे पास काफी बच्चे आते हैं, सर मुझे 8 बैंड चाहिए, 9 बैंड चाहिए। हम उनको ऐसा बोलते हैं कि बेटा तू मेहनत तेरे को करनी पड़ेगी 6-7 घंटे, बोलते बहुत हो, उसको पर्याप्त काम में भी उसको दिखाना पड़ेगा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यू नीड टू वर्क हार्डर इन IELTS in order to get a great score. जैसे कि many people talk about protecting environment but do nothing, while others say nothing but grow trees. No wonder actions speak louder than words. काफी लोग environment को बचाने की बात करते हैं, करते कुछ नहीं, लेकिन काफी लोग बोलते बिल्कुल नहीं है लेकिन ट्रीज प्लांट करते हैं, लोगों को बोलते नहीं है, तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। छठा है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ये बहुत अच्छा इडियम है। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब वापस उसी जगह पे चले जाना, उसी जगह पे आ जाना जहां पे आपने शुरुआत की थी। जैसे कि when you attempted to do something but failed and have to try again, I got 40% or 40% in the test. Oh well, back to the drawing board. मतलब बैक वही जगह पे वापस आना। उसके लिए दूसरा अच्छा सा इडियम है बैक टू स्क्वायर वन। क्या कहेंगे उसको? वापस बोलिए, बैक टू स्क्वायर वन या तो फिर बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। दोनों का मतलब एक ही है, मतलब ये है कि वापस उसी जगह पे चले जाना। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको IELTS में जरूरत है 8 बैंड की और अगर आपको मिलते हैं 5 बैंड, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रिपरेशन में काफी सतिया है, काफी खामियां है, काफी प्रॉब्लम्स है। तो यू कैन से आई नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, आई नीड टू गो बैक टू स्क्वायर वन। क्योंकि आपको चाहिए थे 8 बैंड और मिले 5 बैंड, लेकिन अगर आपको 8 चाहिए और 7 मिले तो आप नहीं कह सकते कि बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है ताकि यू कैन गो फ्रॉम 7 to 8 बैंड्स। आई होप दिस इज क्लियर। बैक टू ड्राइंग बोर्ड का इस्तेमाल तभी करना है जब आपको वापस से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। That's very important. Okay. Then put all your eggs in one basket. जैसे कि put all your money or effort into one thing. जैसे कि कोई है, आपके पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए आपने हजार रुपए स्टॉक मार्केट में डाल दिए और आपको जानते हो अभी स्टॉक मार्केट की हालत कैसी है, तो आपके 1000 रुपए डूब जाएंगे। तो ऐसे बेहतर ये कि आप 1000 रुपए से में 200 रुपए स्टॉक मार्केट में लगाए, 200 रुपए आप फॉर एग्जाम्पल FD में इन्वेस्ट करिए, 200 रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। तो आपने अपने जो एग्स है अलग अलग बास्केट में डाले तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इट इज अ वेरी गुड वर्ड विच इज यूटिलाइज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ये मार्क फेबर ने और उन्होंने कहा था कि यू शुड नॉट ऑलवेज पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, यू मे फेस प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे लिखा है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यू शुड इन्वेस्ट इन वेरियस सेक्टर्स लाइक रियल एस्टेट, स्टॉक्स, गोल्ड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका नेगेटिव में इस्तेमाल होता है यू शुड नॉट पुट योर ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो ये जरा ध्यान रखना। ए थी इन वोग। वोग करके एक मैगजीन भी आती थी, वोग का डायरेक्टली मतलब होता है फैशन। इन वोग मतलब इन फैशन, समथिंग फैशनेबल। द न्यू फोन iPhone 12 इज रियली इन वोग एट द मोमेंट। इज इट गेटिंग क्लियर? वैसे पहले नोकिया वॉज इन वोग, आपको शायद पता होगा, हम जब छोटे थे तब नोकिया का इस्तेमाल होता था, वो बटन वाले फोन्स थे, लेकिन दे आर नो लॉन्गर इन वोग। नोकिया फोन्स आर नो लॉन्गर इन वोग। करंटली सैमसंग एंड iPhone आर इन वोग, मतलब वो दोनों फोन्स फैशन में है। सो आई रिपीट, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आपको पता है। काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बातें कम करनी है, काम ज्यादा करना है। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब वापस से जीरो से मेहनत चालू करनी है। आप फॉर एग्जांपल आप 10 सब्जेक्ट में से 8 सब्जेक्ट में फेल हुए हो तो वापस आना पड़ेगा आपको। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसका नेगेटिव में इस्तेमाल होगा वी शुड नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। इन वोग मतलब इन फैशन। इट इज राइट नाउ अ फैशन टू गो टू कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया और एंड द यूके, इसको हम कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स माय डियर स्टूडेंट्स? 8 इडियम्स क्लियर हो गए आपके? I want everybody, I'll be asking questions based on that. Let me tell you. Clear or not? अगर आपको लगता है कि ज्यादा, yes, I want answers from everybody. Yes, clear हो गया सब कुछ? याद रह जाएगा? अब इसका इस्तेमाल भी करना है। You also need to utilize this in your day to day life. Okay, तभी जाके 7, 8 और 9 बैंड्स मिलेंगे, वरना मिलना असंभव है। Okay,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डाउन इन द डम्प्स बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। डाउन इन द डम्प्स बहुत कम, ये अनकॉमन इडियम है, बहुत कम बार इसका इस्तेमाल होता है। डाउन इन द डम्प्स मतलब सैड, दुखी हो जाना। आई वॉज रियली डाउन इन द डम्प्स आफ्टर माई फ्रेंड डाइड। जैसे कि कोरोना वायरस में काफी लोगों के बहुत निजी लोग बेचारे, फॉर एग्जाम्पल दे आर सफरिंग, दे आर डाइंग। सो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि आई एम डाउन इन द डम्प्स, आई जस्ट लॉस्ट माई वेरी नियर क्लोज्ड फैमिली मेंबर। तो आप कह सकते हो डाउन इन द डम्प्स मतलब बहुत दुखी होना। फाउंड माई फीट, ये भी बहुत अच्छा है। फाउंड माई फीट मतलब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि आप अहमदाबाद के हो, आप मुंबई में गए, एंड इन मुंबई में गए, मुंबई और अहमदाबाद की पेस ऑफ लाइफ काफी फर्क है। अहमदाबाद में थोड़ा सा कम है पेस ऑफ लाइफ, इन मुंबई द पेस ऑफ लाइफ इज वेरी फास्ट। पहले पहले आपको बहुत प्रॉब्लम हुई, बट देन यू स्टार्टेड एडेप्टिंग योरसेल्फ टू द न्यूअर एनवायरनमेंट। तो आप कह सकते हो नाउ आई हैव फाउंड माई फिट इन मुंबई, अब मैं ठीक ठाक हूं, अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अब मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। तो बिकम कंफर्टेबल डूइंग समथिंग। मूविंग टू अ न्यू सिटी वाज डिफिकल्ट एट फर्स्ट, या तो फिर मूविंग टू मुंबई वाज डिफिकल्ट एट फर्स्ट, बट आई सून फाउंड माई फिट। ये याद रखना है, इसका पास्ट में इस्तेमाल होता है, मतलब फाइंड माई फिट नहीं आएगा, फाउंड माई फिट आएगा। तो इडियम का इस्तेमाल कैसे करना है कि उसकी ग्रामेटिकल सेंस को भी छोड़ना नहीं है। जैसे कि फाउंड माई फिट, फाइंड माई फिट मत करना, फाउंड माई फिट, आई हैव नाउ फाउंड माई फिट। सेट इन दर वेज, सेट इन दर वेज का मतलब कोई आदमी जो है वो अपने गणित में अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पिताजी और माताजी है, बूढ़े हैं, और उनको अपनी जिंदगी से प्यार है, उनको गैजेट्स नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको धर्म ध्यान में मजा आ रहा है। तो आप वो कह सकते हो माई पेरेंट्स आर क्वाइट ट्रेडिशनल एंड सेट इन देयर वेज। सेट इन देयर वेज मतलब वो अपने जिंदगी से खुश है, उनको चेंज नहीं होना है, उनको टेक्नोलॉजी, मोबाइल, गैजेट्स वगैरह से कोई लगाव नहीं है। दे आर ऑल सेट इन देयर। जैसे कि अगर आपका दोस्त आपको बोलता है अपने पिताजी को तू मोबाइल सिखाना, भाई भाई दे आर वेरी ट्रेडिशनल, दे आर सेट इन देयर वेज, आई डोंट नीड टू चेंज देम, ऐसा आप कह सकते हो। आप अपने लिए भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो कि आई एम सेट इन माई वेज, मुझे ये जॉब है उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है। या तो फिर कनाडा में आप जाते हो, ये जॉब अच्छी है, आपको आगे नहीं बढ़ना है, आप अपनी लाइफ से कंफर्टेबल हो, तो आप कह सकते हो आई एम सेट इन माई ओन वेज। गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब थोड़ा सा और काम करना है। मतलब अगर आपको 6 बैंड चाहिए तो 3-4 2-3 1-2 घंटे पढ़ोगे तो चलेगा, मेरा सिर्फ लेक्चर पढ़ोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चलेगा। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर 7, 8 और 9 तो आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप कह सकते हो गो द एक्स्ट्रा माइल। जैसे कि आई डिसाइडेड टू गो द एक्स्ट्रा माइल एंड वर्कड हार्ड फॉर 5 hours टू गेट 8 bands in IELTS। गो द एक्स्ट्रा माइल, थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। 100 में से 95 बच्चे 3 घंटे मेहनत करेंगे, लेकिन 5 बच्चे जो है वो 8 या 9 घंटे मेहनत करेंगे। तो आप कह सकते हो गो दे वेंट द एक्स्ट्रा माइल, दे डिसाइडेड टू गो द एक्स्ट्रा माइल। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? डाउन इन द डम्प्स मतलब बहुत दुखी होना। फाउंड माई फिट मतलब अब मैं ठीक ठाक हूं, अब प्रॉब्लम नहीं है। सेट इन दर वेज का मतलब वो अपने हिसाब से ठीक है, मुझे उनको चेंज करने की जरूरत नहीं, मतलब मेरे को भी चेंज करने की जरूरत नहीं, आई एम सेट इन माई ओन वेज। और गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना, तब जाके, जैसे कि विनिंग वर्ल्ड कप इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, वी नीड टू गो द एक्स्ट्रा माइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट गेटिंग क्लियर? एनी डाउट्स और क्वेरीज? ओके, वोग, वोग या वोग, वोग विनीता, वोग ही बोला जाता है, इट्स वोग। क्लियर? ओके ग्रेट, ये हो गया क्लियर। 12 इडियम्स एब्सोल्युटली क्लियर हो गए। ओके फाइन, लेट अस गो अहेड। 13, अ हॉट पोटैटो। अ हॉट पोटैटो, और देखिए इसमें से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, काउच पोटैटो करके भी एक इडियम है। काउच पोटैटो का मतलब होता है जो पूरे दिन सोफे पे बैठा रहता है और टीवी देखता रहता है। तो जरा सा गौर करना इसमें, अ हॉट पोटैटो और काउच पोटैटो पोटैटो दोनों फर्क है। अ हॉट पोटैटो का मतलब अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, जैसे कि कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन आर हॉट पोटैटोस इन माय कंट्री एट द मोमेंट। आपको पता है अभी आज की तारीख में सबसे अगर कोई हॉट टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो वो है कोरोना वायरस। और आज की अगर बात करें तो गुजरात गवर्नमेंट ने शायद मीटिंग भी की थी कि लॉकडाउन किया जाए या ना किया जाए। तो ये लॉकडाउन के बारे में जो चर्चा है उसके लिए भी हम कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक। काफी लोग बोलते हैं लॉकडाउन देना चाहिए, काफी लोग बोलते हैं लॉकडाउन नहीं देना चाहिए। तो ये दो जो टॉपिक्स है वो हॉट पोटैटो का मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक। उसके थोड़े समय पहले सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ था, वो भी हॉट पोटैटो था। उसके पहले स्टॉक मार्केट्स बहुत ज्यादा बढ़ा कम हुआ था, वो भी हॉट पोटैटो था। गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, वो भी हॉट पोटैटो था। तो ऐसे टॉपिक्स जो कंट्रोवर्शियल है, जो अभी बहुत इस्तेमाल होते हैं, उसको हम हॉट पोटैटो कह सकते हैं। मिस द बोट, मिस द बोट मतलब यू मिस द बोट, यू मिस द चांस।
तो इसका मतलब आपने अपॉर्चुनिटी कोई मिस की है। आई सेंट माई एप्लीकेशन इन लेट एंड आई थिंक आई मिस द बोट। आप आई मिस द बोट भी कह सकते हो, आई मिस द बस भी कह सकते हो। आई मिस द बस काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप आई मिस द बोट का इस्तेमाल कर सकते हो। 15th है कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग का मतलब बहुत एक्सपेंसिव होना। रादर देन यूटिलाइजिंग it was very expensive, you know, the iPhone 12 is very expensive. I cannot afford to purchase iPhone 12 because it cost an arm and a leg. इसका मतलब कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत पैसे लग रहे हैं इसमें। तो आप कह सकते हो इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल, यू शुड नेवर थ्रो इन द टॉवेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये देख लेना, जब मैं 9 बैंड्स की बात करता हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 9 बैंड्स इन IELTS, I am saying that you need to utilize proper idioms. जैसे कि आपने बोल दिया थ्रो द टॉवेल, थ्रो द टॉवेल बहुत फर्क पड़ जाता है। सो अगर आप ये इडियम का इस्तेमाल करते हो तो आपको थ्रो इन द टॉवेल मतलब प्रेपोजिशन का भी इस्तेमाल ठीक से करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर आपने बोला कि सर मैंने तो इडियम्स बहुत इस्तेमाल किए थे, मुझे क्यों 6 बैंड मिले, मुझे क्यों 5 बैंड मिले? बेटा तूने इस्तेमाल तो किया था लेकिन इनएक्यूरेट इस्तेमाल किया था। इफ यू लुक एट द IELTS बैंड डिस्क्रिप्टर्स ऑफ स्पीकिंग, तो 7 बैंड के सामने लिखा है कि आपने इनएक्यूरेट इस्तेमाल किया है, बहुत इनएक्यूरेट इस्तेमाल किया है, फिर 8 या 9 में ऐसा है कि भी करेक्ट इस्तेमाल किया है। तो अगर आप इडियम इस्तेमाल करते हो तो इसको अच्छी तरह से मेमोराइज करो। ऐसा नहीं कि थ्रो इन द टॉवेल है तो थ्रो द टॉवेल, थ्रो द टॉवेल और थ्रो इन द टॉवेल में फर्क है। थ्रो द टॉवेल मतलब टॉवेल को फेंक देना, लेकिन थ्रो इन द टॉवेल का मतलब टू गिव अप, मतलब बस आई क्विट। He threw in the towel and left his job as he was unhappy. He threw in the towel, देखो यहाँ पे लिखा है he threw the towel नहीं लिखा है, he threw in the towel है। तो इसका मतलब ये हुआ कि you need to utilize proper preposition. Throw in the towel मतलब अब गिव अप कर देना, अब मेरे से नहीं होगा। जैसे कि अगर आपने 10 बार IELTS दिया और आपके 7.5-8 बैंड ही आ रहे हैं और आपको 8.5 बैंड की जरूरत है, तो आप बोलोगे भैया मैंने 10 बार एग्जाम दी है, आई एम नाउ थ्रोइंग इन द टॉवेल, आई एम नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस मोर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? हॉट पोटैटो का मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक, मिस द बोट मतलब अपॉर्चुनिटी को मिस करना, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग मतलब बहुत एक्सपेंसिव होना, और थ्रो इन द टॉवेल मतलब आप गिव अप कर रहे हो, अब ज्यादा आप एफर्ट नहीं करोगे। इज इट गेटिंग क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स माय डियर स्टूडेंट्स? यस और नो? क्लियर हो गया? चलो 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 बोलो जल्दी से, बहुत सारे टॉपिक्स आज लेने हैं मुझे। एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज क्लियर? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस, ग्रेट। इसका इस्तेमाल करो, ये सिर्फ आपको सीखना नहीं, इसका इस्तेमाल भी करना है। बस 2 स्लाइड और रही। बेटर लेट देन नेवर, ये इस्तेमाल कहां पे होता है बताने का कष्ट करेंगे। बेटर लेट देन नेवर कहां पे आपने देखा हुआ है ये चीज को? बोलो, बेटर लेट देन नेवर का इस्तेमाल कहां पे होता है बताने का कष्ट करेंगे। वेरी गुड, ऑन रोड्स, ऑन बड़ोड़ा हाईवे, वेरी गुड। तो ये हाईवे पे इस्तेमाल होता है। बेटर लेट देन नेवर मतलब आप 100, 120, 150 की स्पीड पे जा रहे हो तो आप पहुंचोगे ही नहीं, इजंट इट? आप घर पे पहुंचोगे ही नहीं। लेट का मतलब बेटर लेट देन नेवर मतलब घर पे ही नहीं पहुंच पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेटर लेट, और ये इस्तेमाल सिर्फ हाईवे पे नहीं होता। मतलब अगर आप कोई भी चीज है, जैसे कि अगर फर्ज करो IIT अगर आपने पढ़ाई की, यू आर डूइंग योर स्टडीज, बट देन you did not get a great score because you did not work hard, but now आपको लगता है कि आज से मेहनत करूंगा, तो ये बहुत अच्छा है। इट इज बेटर लेट देन नेवर, बेहतर है कि आप काम करो, स्टार्ट करो, rather than doing not to do at all. So it is better to finish something no matter how long it takes to do. He finally finished the paper. Better late than never as it was due last month. भले उसको लास्ट मंथ सबमिट करना था, चलो आज सबमिट किया, बेटर लेट देन नेवर। फिर डोंट पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, कल करे सो आज, कल करे सो आज और आज करे सो अभी। इज इट गेटिंग क्लियर? हाँ, एक बहुत पुरानी आवत, अच्छा एक कहावत है हिंदी में, उसी चीज को हम यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं, डोंट पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। जो चीज आप आज कर सकते हो उसको कल तक खींचने की जरूरत नहीं है। इज इट गेटिंग क्लियर? सो डोंट, ये बहुत अच्छा इडियम है, पूरा इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर। डोंट पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। देन 19, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। अच्छी चीजें उन लोगों के लिए आती है जो जिसका पेशेंटली जो वेट करते हैं। जैसे कि बी पेशेंट, गुड विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, योर प्रमोशन विल कम सून। आप बोलते हो यार मेरा प्रमोशन नहीं आया, मेरा प्रमोशन नहीं आ रहा है, भाई कोई टेंशन नहीं, आप एफर्ट्स दे रहे हो, आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपका स्किल्स अच्छा है,
तो आपको प्रमोशन मिलना ही है. गुड थिंग्स कम टू दोस हु वेट. देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट. जैसे कि आप बोलते हो मैं आईएलटीएस की प्रिपरेशन कल से करूंगा, परसों से करूंगा, तो मैं आपको बोलूंगा देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट. मतलब आज अभी जो अच्छा टाइम है उसके जैसा कोई टाइम ही नहीं है. डू व्हाट यू वांट टू डू नाउ, डोंट पुट ऑफ अंटिल टुमारो. ये दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग तरीके से कर सकते हो. अगर ये लगता है 18 वाला जो है वो आपको याद रखने में शायद दिक्कत होती है, तो आप कह सकते हो 20 वाला इस्तेमाल कर सकते हो. ईजी है. देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट. मतलब जो करना है अभी करो, इससे अच्छा टाइम आपको मिलेगा नहीं. इज इट गेटिंग क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? 17 to 20 क्लियर हो गया सब कुछ? इससे ज्यादा आपको इडियम्स करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू डू एनी फर्दर इडियम्स देन दिस. इससे ज्यादा इडियम्स करने की जरूरत नहीं. इतने करोगे ये पर्याप्त है आपको अच्छे स्कोर्स लाने के लिए. क्लियर? एनी क्वेश्चंस? ओके, ग्रेट. नाउ लेट अस गो अहेड. 21, 22, 23, 24, देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच. यूरोप गए हो आप लोग? हैव यू बीन टू यूरोप? एनीबडी हु हैज बीन टू यूरोप? एनीबडी हु हैज बीन टू यूरोप? यूरोप गए हो आप? यूरोप में गए हो? नो. ओके, फाइन. तो यूरोप में भैया ऐसा है, इंडिया में कैसा है, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से बाहर गए हो, फॉर एग्जांपल आप बाहर गए हो, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा. अगर आप यहाँ से बाहर गए हो, आप फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू उदयपुर, और बीच में आपको वॉशरूम का इस्तेमाल करना है. वॉशरूम का याद रखिए मैं क्या बता रहा हूँ, वॉशरूम का इस्तेमाल करना है आपको, शायद वॉशरूम का इस्तेमाल करना है, तो आप किसी होटल के बाजू में अपनी गाड़ी रख दोगे और उसके टॉयलेट का इस्तेमाल कर लोगे. लेकिन इफ यू गो टू यूरोप देन यू कैन नॉट डू लाइक दिस. आपको वहां पे जाके अगर किसी होटल में किसी वॉशरूम का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे दो चीजें होती है. या तो फिर फॉर एग्जांपल यू नीड टू परचेज समथिंग ओवर देयर, या तो फिर वहां पे परचेस करो तो आप वॉशरूम का इस्तेमाल फ्री कर सकते हो. और अगर आपने परचेस नहीं करना है तो वॉशरूम के 50 सेंट्स या 1 पाउंड ऐसा आपको कॉस्ट देना पड़ता है. मतलब देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच इन यूरोप. अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो फ्री नहीं है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो एवरीथिंग हैज अ हिडन कॉस्ट. देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच. ही वांट्स यू टू इन्वेस्ट इन हिज कंपनी. आपके साथ अगर फॉर एग्जांपल बात करता है तो ऐसा नहीं है कि लंच आपको फ्री दे रहा है. आपको शायद उसका पीछे का मतलब ये है कि आप इन्वेस्ट करो. क्लियर? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बहुत सिंपल है, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा. लेकिन 23rd जो है वो बहुत अच्छा है. व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू. अगर आप कनाडा जाते हो और इंडिया की ही बातें करते रहोगे, इंडिया के कल्चर को छोड़ना नहीं है, लेकिन फिर कनाडा के कल्चर को आप अडॉप्ट नहीं करोगे, ऑस्ट्रेलिया के कल्चर को अडॉप्ट नहीं करोगे, तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में आज से काफी सालों पहले रेशियल एब्यूजेस हुए थे. याद है आपको? रेशियल प्रॉब्लम्स हुए थे आपको बहुत बहुत सालों पहले इन ऑस्ट्रेलिया. देयर वर रेशियल प्रॉब्लम्स. कुड यू रिकॉल? याद आ रहा है आपको? बहुत टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया में रेशियल प्रॉब्लम्स हुए थे. किस लिए हुए थे वो? हाँ, क्यों हुए थे वो? मुझे बताने के कस करें. क्योंकि वहाँ के लोग, हमारे जो लोग हैं, वो वहाँ के कल्चर को एडॉप्ट नहीं करते थे और अपने ही तरीके में जाते थे. बड़ी बड़ी फॉर एग्जांपल ट्रेन होती, तो ट्रेन में बड़े बड़े आवाज, जोरों से आवाज करते थे. वहाँ पे खाना खोल के बैठ जाते थे. स्पाइसी खाना होता है तो स्मेल आती है उसकी. तो अगर आप फॉरेन इंडिया में चलता है, इंडिया में आप एसटी बस में जाते हो, फॉर एग्जांपल ट्रेन में बैठ जाते हो, तो चलता है, बिकॉज इंडिया में काफी लोग ऐसा ही करते हैं. सो इन इंडिया यू नीड टू वर्क लाइक इंडियंस. बट व्हेन यू गो टू अ फॉरेन कंट्री लाइक कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, या तो फिर ऐसे, तो आपको उसके बेस को, आपको उसके तरीकों को समझना पड़ेगा, उसको इख्तियार करना पड़ेगा. तो इसके लिए बहुत अच्छा है व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू. और 24 द स्काई इज द लिमिट. मतलब अगर आप चाहते हो कि मुझे 8 बैंड मिले तो स्काई इज द लिमिट, मिल सकते हैं. आपको ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको 7 बैंड ही मिलेंगे या 6 बैंड ही मिलेंगे. इफ यू बिलीव देन स्काई इज द लिमिट. ओके, देन लास्ट, ये लास्ट स्लाइड है, बहुत कम है, लास्ट है. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. ये बहुत अच्छा इडियम है. डील विद द प्रॉब्लम. जैसे कि एक प्रॉब्लम से भागना नहीं है. अगर आपको लगता है कोई चीज को, आप ऐसा लगता है कि सामने है और आपको उसको, ज्यादातर हमारा रवैया ये रहता है कि वी डोंट फेस द प्रॉब्लम्स, उसको हम टालने की कोशिश करते हैं. लेकिन ये प्रॉब्लम्स कभी टलती नहीं है, वो आपके सामने आज या नहीं तो कल वो आती ही आती है. तो बेहतर ये है कि प्रॉब्लम्स का फेस करो, डील विद द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे लिखा है, आई टुक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड रोट टू द गवर्नमेंट अबाउट करप्शन इन वेरियस डिपार्टमेंट्स. दो तरीके के लोग हैं, या तो फिर करप्शन को समझेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, या तो फिर ऐसे जो दोज हु विल टेक द बुल बाय हॉर्न्स, भाई मैं तो करप्शन की कंप्लेन करूंगा. तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स. ये बहुत अच्छा है. 26 रीड बिटवीन द लाइंस. रीड बिटवीन द लाइंस आईएलटीएस में रीडिंग में बहुत काम लगता है.
रीडिंग में आपको पता होगा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आते हैं, सो यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. अगर उसमें इफ यू डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू गेट अ ग्रेट स्कोर. तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है दो लाइन के बीच में मतलब समझने की जरूरत है. जैसे कि एग्रीमेंट आता है, आप लोगों में से काफी लोगों ने घर खरीदा होगा, फ्लैट खरीदा होगा, जमीन खरीदी होगी, और उसमें एग्रीमेंट होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट को ठीक से पढ़ते हैं, और उसमें छोटी छोटी चीजें होती है, उसमें से हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं क्या इसका मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना जो हमें प्रॉब्लम करे. तो उसको हम कहेंगे रीड बिटवीन द लाइन्स. 27 इज अपहिल बैटल. अपहिल बैटल मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है, उसको हम कहेंगे अपहिल बैटल. देयर आर मेनी ऑब्स्टेकल्स टू सॉर्ट आउट बिफोर वी अचीव व्हाट वी वांट. देयर इज एन अपहिल बैटल टू विन द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपको लेना है, लेकिन 50 लोग हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पड़े हुए हैं. आपका दोस्त आपको पूछता है क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा? नो यार, it is an uphill battle. There are lots and lots of people who are competing for this contract. It's an uphill battle. ये बहुत ऊपर वाला ऑब्स्टेकल्स वाली चीज है. नो टाइम टू लूज. नो टाइम टू लूज मतलब चल क्या करना है, कल जाना है, नहीं भाई आज ही जाते हैं. देयर इज नो टाइम टू लूज मतलब आज हमारे मतलब टाइम कोई गवा. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस की बात करें, ऑक्सीजन जो है, मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा, ऑक्सीजन आपको पता है कि ऑक्सीजन का लेवल अगर 95, 94, 93 से कम आ जाता है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में या तो फिर ऑक्सीजन घर पे भी बैठ के आपको ऑक्सीजन शायद देने की जरूरत पड़े. आप ऐसा सोचोगे भाई 2 दिन के बाद किसी को ऑक्सीजन दूं तो शायद हो सकता है कि उसकी हेल्थ ज्यादा डिटेरियोरेट हो जाए. तो आप बोलोगे नहीं नहीं, वी नीड टू गिव ऑक्सीजन टुडे, देयर इज नो टाइम टू लूज. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. और 29 है ऑन द सेम पेज. मतलब दो आदमी बातें करते हैं, और दो आदमी बातें करते करते एक बोलता है मुझे एक्स करना है, दूसरा बोलता है मुझे वाई करना है, लेकिन दोनों सलाह मशवरा करने के बाद दोनों एग्री होते हैं चलो भाई एक्स ही करते हैं. तो कह सकते हो दे आर नाउ ऑन द सेम पेज. मतलब दोनों एक ही चीज से सहमत हो. इज इट गेटिंग क्लियर? सो अगर मैं बोलता हूं, देखिए अब मैं बोलता हूं, वी शुड ऑल डू यूटिलाइज idioms प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली. Do you agree or are we on the same page? Are we on the same page, on the same board? जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, in order to get 7, 8 or 9 bands in IELTS, we should utilize idioms properly and accurately. Are we on the same page? Yes or no? Are we on the same page? इसका मतलब क्या आप इस चीज से सहमत हो? तो अगर आप इस चीज से सहमत हो तो बेहतर ये आप कहो we are on the same page. Is it getting clear students? Understood everything? तो ये सारे idioms जो है मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको गौर से देखिए, सुने और करें. इससे ज्यादा idioms करने की जरूरत नहीं है. इतने idioms का इस्तेमाल करोगे स्पीकिंग में, मैं चाहूंगा पूरे स्पीकिंग में आप 2 या 3 idioms का इस्तेमाल करें अच्छी तरह से. ये ऐसे idioms है जो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो पाएंगे. You don't need to go for ऐसे तो हजारों idioms है and you don't have time and resources to do all those idioms. So I have come up with only 29 to 30 idioms. इतने idioms करोगे तो आप 7, 8 और 9 bands का इस्तेमाल कर पाओगे, मतलब वहां तक पहुंच जाओगे. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब ये किसी ने किया और आपको मिल गया, तो ये आपने सोचा नहीं था. फॉर एग्जाम्पल किसी ने विरल ने ऐसा पूछा है कि भाई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब किसी ने आपको हेल्प करने की सोची नहीं थी, ऐसा हो गया, तो उसको हम बोलेंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. मतलब सोचा नहीं था और फायदा हो गया, उसको हम कहेंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. क्लियर? ओके. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स माय डियर स्टूडेंट्स? किसी को भागना नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू डू फर्दर थिंग्स. श्योर, कंफर्टेबल? डिड यू एंजॉय डूइंग द इडियम्स एवरीबॉडी? यस और नो? 29 इडियम्स. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. थैंक यू सो मच. ठीक है, चलिए. सो आगे बढ़ते हैं. लेट अस गो फॉर अनदर थिंग. और मैं चाहूंगा इसका इस्तेमाल करना है आपको डे टू डे लाइफ में. आगे बढ़ते हैं. लेट अस डू समथिंग. टाइम कम है हमारे पास, तो आज करेंगे. जस्ट अ मिनट. Okay, give me 1 minute.
Okay, fine. So we are going to do today recent confusing statements. These are confusing questions. ऐसे में काफी confusing topics आते हैं. बच्चों को ये पता नहीं चलता कि सर ये कौन सी कैटेगरी में जाते हैं. तो we are going to do those confusing questions. I want you people to just go through it properly. किसी को जाने की जरूरत नहीं, बहुत मजा आएगा. So let us try to understand. In the recent IELTS examinations, इसको ध्यान से सुकून से पढ़िए और I'll be going slow, so there is nothing to worry. There have been a few very confusing questions. Many students inform me that they are not able to understand in which category these questions fall. ऐसे जब आप करते हो तो ऐसे में आपको पता होगा कि 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं that people are not able to, students are not able to identify that in which category this question fall. तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लिखना है. But don't worry, the best thing to do in this situations is to analyze the questions. Think about the best way to answer them and you will improve your technique. You should see these difficult questions as a chance to improve, not an excuse to give up. कि आपको पता चलेगा इसको कैसे किया जा सकता है. Now मैं 3 recent questions करूंगा और मैं आपको समझाऊंगा why they are confusing, what type of question they are and the structure I would recommend using. तो हम लोग 3 difficult type of question, ऐसे question जिसमें बच्चों ने बताया कि सर मुझे दिक्कत आती है. सो ये जो पहला क्वेश्चन है, पहले ये करने के पहले मैं इतना आपको पता होगा या तो फिर आपको पता नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि यू नो दैट IELTS essay are of 5 types. फर्स्ट इज ओपिनियन essay जिसमें आपको एग्री और डिसएग्री करना होता है. सेकंड वन इज डिस्कशन essay. You need to discuss on both the views and probably you are required to give your opinion. Third is advantages and disadvantages. Fourth is problems and solutions या तो फिर causes and solutions. And finally the double questions ऐसे जहाँ पे direct questions आपको पूछे जाते हैं. So these are 5 major categories of IELTS writing that usually comes in the real examination. So आपको पता है इन पांचों 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाता है कि सर ये 5 में से कौन से टाइप का क्वेश्चन है. So let us try to take one of them. Question types are important because it affects how we answer the question and the overall structure of the essay. So let us take the first question. There is an increasing trend of old people living longer in many countries around the world. Do you think this has a positive or a negative effect on the population as a whole? अभी ओल्ड पीपल ज्यादा जी रहे हैं. आपको पता होगा कि लॉन्गेविटी जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, वो लोगों की बढ़ गई है. यू माइट बी सरप्राइज टू नो, आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब when India got independence, do you know what was the life expectancy of Indians when India got independence? Just make a wild guess. आपको ये IELTS में भी काम लगेगा. When India got independent, what was our life expectancy? Just guess. मतलब आदमी और औरत कितने साल जीते थे? जैनम 72 years की एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो अभी भी नहीं है. 95 मितेश. ओके फाइन, ग्रेट ग्रेट. ओके, सो मैं बताना चाहूंगा कि आपको शायद जान के ताज्जुब होगा कि व्हेन वी इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज नियरली 47 और 48 years. Are you all surprised? We only used to live for 47 48 years and women used to live 5 to 7 years more. So that is it. We've only used to live for 47 48 years. और अभी की तारीख में if I talk about India, the life expectancy of men is males is almost 67 years and that of females is almost 70 to 73 years. If I talk about developed countries like the USA, just for a kind information, ये इसलिए हम लोग बातें करते हैं ताकि आप इसका इस्तेमाल ऐसे में भी या स्पीकिंग में भी कर सको. If I talk about country like USA, तो 77 years की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज अ होल है. तो ये टॉपिक ये कहता है कि देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ ओल्ड पीपल लिविंग लॉन्गर इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है? तो ये कौन से टाइप का ऐसे हुआ बताने का कस करेंगे स्टूडेंट्स. विच टाइप ऑफ ऐसे इज इट? एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे है. विच टाइप ऑफ ऐसे इज दिस? आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीबॉडी. एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. यस गाइस. ओके, सो काफी लोग बोल रहे हैं कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है. काफी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ओपिनियन बेस्ड ऐसे है. इट्स एन ओपिनियन बेस्ड ऐसे. ओके फाइन. सो इट इज इंपॉर्टेंट. ज्यादातर होता क्या है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये बहुत अच्छा है. ओके, लेट अस सी. ये जो ऐसे है, पहले तो ये समझना पड़ेगा ये ऐसे क्या है. द मेन रीजन स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. हाँ ठीक है, चलिए
Let us see now. The main reason students get confused about this question are the words positive and negative, and many feel that because these are two opposites, they must discuss both of this. तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि पॉजिटिव ये है या नेगेटिव है, तो ज़्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं कि सर ये डिस्कस वाला तो ऐसे नहीं है जिसमें हमें दोनों तरफ लिखना है, या तो फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे तो नहीं है ना जिसमें हमें दोनों लिखना है. सो ये ऐसा नहीं है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर ऑल्सो वेरी सिमिलर टू एडवांटेजेस and disadvantages, and therefore many students believe that this question should be answered as an advantages and disadvantages question. लेकिन the most important words above are do you think, ये बहुत important है. These three words indicate that the examiner wants to know your opinion. मतलब ये आपका opinion मांग रहा है कि क्या ये positive development है या negative development है. It also indicates that you do not have to discuss both positives and negatives. Or in other words, you don't have to answer this question as an advantages disadvantages question. दो ही टाइप के ऐसे हैं जहां पे आपको दोनों तरफ लिखना पड़ेगा. फर्स्ट इज डिस्कस एंड गिव योर ओपिनियन, एंड दूसरा है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. यही एक ऐसे टाइप्स है जिसमें यू नीड टू राइट ऑन बोथ द साइड्स. So over here, when you see positive and negative, there is a tendency that you might start thinking ये discussion वाला ऐसे है या तो फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे है, एंड यू मे टेंड टू राइट ऑन बोथ द साइड्स. ऐसे केस में आपने भले ही बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, देयर इज अ स्मॉल टेंडेंसी, देयर इज अ स्मॉल थिंग दैट नो यू मे नॉट बी एबल टू गेट अ ग्रेट स्कोर. तो ऐसे केस में द अदर थिंग दैट माइट कॉज स्टूडेंट्स ट्रबल आर द वर्ड्स द पॉपुलेशन एज अ होल. अगर आप देखेंगे यहाँ पे, डू यू थिंक दिस हैज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन एज अ होल, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बात नहीं करनी है. यू नीड टू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में बात करनी है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये देखना है कि डू यू थिंक की बात आती है, इसका मतलब ये हुआ कि यू नीड टू आइदर सिलेक्ट क्या ये पॉजिटिव है या तो फिर ये नेगेटिव है. आप ऐसा भी कह सकते हो कि इट इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट दैट विल लीड टू अ वेरी कंफ्यूजिंग ऐसे. तो सर करना क्या है यहाँ पे? तो वर्ड्स डू यू थिंक इंडिकेट्स दैट दिस इज एन ओपिनियन क्वेश्चन. तो जब भी आपको आपके पास कोई ऐसे आता है जिसमें डू यू थिंक शब्द का इस्तेमाल होता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा दिस इज एन ओपिनियन ऐसे. तो इसका मतलब ये हुआ व्हेन यू टॉक अबाउट ओपिनियन ऐसे, तो ऐसे केस में आपको पता है चार चीजें करनी हो सकती है आपको. यू कैन कंप्लीटली एग्री, या तो फिर आप सिर्फ पॉजिटिव ले सकते हो या फिर सिर्फ नेगेटिव ले सकते हो. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी ले सकते हो, लेकिन मैं उसके लिए सहमत नहीं हूं. I would strongly recommend in this case say ये positive trend है या negative trend है. I would advise my students to simply pick one side, either positive or negative, and say why you have this point of view. Is it clear, my dear students? Do you think, पहली बात, do you think वाला ऐसे है, इसका मतलब ये हुआ it's an opinion ऐसे. और ओपिनियन ऐसे है तो मैं ये चाहूंगा कि बेहतर ये है कि अगर आप पॉजिटिव डेवलपमेंट है तो आप सोचो कि भाई ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है तो क्यों है. पॉइंट नंबर 1, क्यों पॉजिटिव डेवलपमेंट है. पॉइंट नंबर 2, क्यों पॉजिटिव डेवलपमेंट है. आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख सकते हो, लेकिन इसमें से कंफ्यूजन होने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होने की संभावना है. तो ऐसे केस में रेकमेंडेड है यू राइट सिलेक्ट एनी वन ऑफ द पॉइंट्स. यू शुड आल्सो गिव अ बैलेंस्ड आंसर. You can also give a balanced answer and say that you think it is both positive and negative, but I think this will require proper skills or else your viewpoint will not be clear. तो बेहतर रवैया ये है पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी एक सिलेक्ट करो. तो कैसे करेंगे स्ट्रक्चर? पैराग्राफ नंबर 1 इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ नंबर 2 फर्स्ट रीजन व्हाई यू थिंक इट इज पॉजिटिव. अगर आपको लगता है कि भाई लोग ज्यादा जी रहे हैं तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, तो पॉजिटिव डेवलपमेंट क्यों है उसका कारण नंबर 1. पैराग्राफ 3 में पॉजिटिव डेवलपमेंट है तो क्यों है उसका कारण नंबर 2. एंड फाइनली कंक्लूजन, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ योर एसे इज गोइंग टू बी. अगर आप ऐसा बोलते हो नहीं है भैया ये तो नेगेटिव डेवलपमेंट है जो मैं करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू से दैट पीपल लिविंग लॉन्गर इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट, मैं ऐसा मन से नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर ऐसा है कि भाई लोग ज्यादा जी रहे उससे नेगेटिव डेवलपमेंट है, तो आई वुड बी हैविंग, मेरा स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ में व्हाई आई थिंक इट इज नेगेटिव उसका कारण नंबर 1. पैराग्राफ 3 में व्हाई आई थिंक इट इज नेगेटिव उसका कारण नंबर 2. एंड फाइनली इट इज कंक्लूजन. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ वी कैन राइट दिस ऐसे. मैंने ये किया है तय कि आई एम गोइंग टू से दैट पीपल लिविंग लॉन्गर इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट. वो एक नेगेटिव डेवलपमेंट है. मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा ये क्यों है. ओके, सो दिस इज द ऐसे टॉपिक एंड आई वांट यू पीपल टू रीड अलोंग विथ मी.
Due to advances in medical science, the mortality rate. Can you explain me what is the meaning of mortality, guys? What is the meaning of word mortality? Very good, Virat is fine. Mortality का मतलब होता है death rate, death of people. Death rate को बोलेंगे हम लोग mortality rate. Is it getting clear? Okay, very good. So due to advances of in medical science, the mortality rate has reduced markedly. Very good word. बहुत कम mortality rate बहुत कम हो गया है, मतलब अब जो लोग ज्यादा जी रहे हैं in the last few decades in certain nations, especially in the European and American continents. This essay opines that this longevity of age is a negative phenomenon which can have a detrimental, मतलब नुकसानकारक effect on nation's economy and can lead to job scarcity. आपने देखा कि I have written only 2 sentences in introduction. The first is basically the paraphrasing and second sentence में मैंने लिखा है कि ये जो longevity लोग ज्यादा जी रहे हैं वो एक negative development है which can have a detrimental मतलब नुकसानकारक effect, negative effect on nation's economy. So आपको देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे this is I am taking point number 1. That means it is having a negative effect on nation's economy. और यहाँ पे and से मैंने conjunction से जोड़ा है और यहाँ पे लिखा है and lead to job scarcity. So can you, मैं चाहूंगा आप ये दो पैराग्राफ को ना पढ़े, क्या मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि in the second paragraph what I am going to discuss. Please don't read second and third paragraph. मुझे इंट्रोडक्शन लिख के बताओ, देख के बताओ कि इन द सेकंड पैराग्राफ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड इन द थर्ड बॉडी पैराग्राफ आई मीन सेकंड बॉडी पैराग्राफ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस. कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ. आपको थीसिस स्टेटमेंट देख के पता चल जाना चाहिए, मतलब सेकंड स्टेटमेंट के व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस. शांति से देखो, रीड इट प्रॉपर्ली. इन द सेकंड स्टेटमेंट, इन द सेकंड मतलब ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसके इसमें मैं ये लिखूंगा कि अगर कोई ज्यादा जीने लगे, अगर कोई ज्यादा जीने लगे तो उसके लिए इकोनॉमी को प्रॉब्लम होगी, पहली बात. और दूसरे पैराग्राफ में मैं ये डिस्कस करूंगा इससे जॉब की स्कैरसिटी, स्कैरसिटी मतलब गुजराती में આપણે कहिए अछत, इससे कम होंगे जॉब्स. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम गोइंग टू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आपका देखो ये इंट्रोडक्शन कितना क्लियर है. हाउ क्लियर द इंट्रोडक्शन इज विच इज बेसिकली हेल्पिंग द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड कि आप किस दिशा में लिखने जाने वाले हो. अगर मैं आपकी जगह पे होता, अगर मैं एग्जामिनर रह चुका हूं, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, मैं ये इंट्रोडक्शन देख के आपको 7, 7.5 या 8 बैंड जो भी देने हमें दे देता, क्योंकि मुझे पता है कि बंदा अगर इतना इफेक्टिव इंट्रोडक्शन लिख सकता है तो उसके पैराग्राफ तो इफेक्टिव होंगे ही होंगे. कितना क्लियर इंट्रोडक्शन है आपका. ओके, नाउ इन द सेकंड बॉडी पैराग्राफ, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ आई एम गोइंग टू राइट कि ये इससे नेशन की इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम होगा अगर लोग ज्यादा जीते हैं तो. The most significant drawback of having older citizens is the amount of public funding needed for their aftercare. सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा उनके पीछे पैसे जाएंगे उनकी केयर के लिए. Obviously, as a person ages, they become more vulnerable. Vulnerable मतलब what is the meaning of word vulnerable, students? What is the meaning of word vulnerable? Vulnerable मतलब इससे ये होने की संभावना है, होने की संभावना है. सो व्हेन आई से दे बिकम मोर वल्नरेबल, तो वल्नरेबल मतलब ये होने की संभावना है. वेरी गुड. ओके, सो दे बिकम मोर वल्नरेबल टू न्यूमरस एलिमेंट्स. एलिमेंट्स का मतलब होता है बीमारी. मैं चाहूंगा अगर आपके पास नोटबुक है, कितनी अच्छी तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सब चीज को आप नोटबुक में लिखिए, इसको आप इस्तेमाल कीजिए. न्यूमरस एलिमेंट्स सच एज डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस एंड आई डिसऑर्डर्स. And in order to look after the elderly population, the government has to allocate a major portion of its public funding towards healthcare services, which in other words means reduce funding for military forces and infrastructure development. अगर कोई ज्यादा जीता है तो जाहिर है ज्यादा जीता है तो उसको बीमारी होने की संभावना है, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर, आई डिसऑर्डर्स, और उस बीमारी को खर्च के पीछे खर्च लगेगा गवर्नमेंट को, काफी खर्च लगता है. और ये खर्च जो उसमें लगता था शायद हो सकता है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते थे. बाद में एग्जाम्पल दिया जाता है. फॉर इंस्टेंस, द यूनाइटेड किंगडम स्पेंड्स अबाउट 2/3 of its budget on the pensions and daycare of its older population, which is inhibiting मतलब preventing its development in other aspects.
यूनाइटेड किंगडम में 2/3 जो बजट है वो पेंशन और डे केयर में चले जाता है, जिससे डेवलपमेंट का काम अटक जाता है। इन शॉर्ट, मोर एजेड पॉपुलेशन मींस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फंडिंग। सो इस पैराग्राफ में हमने किसके बारे में डिस्कस किया? अगर कोई ज्यादा लोग जीते हैं तो उसके कारण पीपल, पूरा पैसा जो है उनकी देखरेख में चले जाता है। अब दूसरा डिसएडवांटेज, इन एडिशन, अब यहाँ पे देखिए मैंने इन एडिशन का इस्तेमाल किया बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग माई व्यू पॉइंट, आई एम एक्सपांडिंग माई व्यू पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने दूसरे पॉइंट का इस्तेमाल किया, इंक्रीज लाइफ स्पान कैन गिव राइज टू जॉब स्कैर्सिटी। तो देखिए अगर आप यहाँ से गौर करेंगे, इफ यू लुक एट दिस प्रॉपर्ली, देखिए यहाँ पे नेशंस इकोनॉमी के बारे में बात की थी, तो ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, और यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था जॉब स्कैर्सिटी का, तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत क्लियर हो जाता है। ओके, इन एडिशन इंक्रीज लाइफ स्पान कैन गिव राइज टू जॉब स्कैर्सिटी। दिस इज बिकॉज as individuals would be living for 70 or 80 years, the retirement age would also get extended. अगर कोई 70-80 साल जीता है तो इसकी रिटायरमेंट एज भी ज्यादा बढ़ जाएगी, हो सकता है। When older population do not cease to work मतलब stop to work, cease मतलब stop होना, it would become problematic for the youth to grab job opportunities. उससे क्या होगा, यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएगी। Apparently, companies may prefer to retain employees with years of experience instead of novice. Novice का मतलब जो नवा नवेला है, जो बिगिनर है, जो बिन अनुभवी है, उसको हम कहेंगे नोवाइस। नोवाइस बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नोवाइस मतलब जो ऐसा आदमी जो नया नया है उसको हम नोवाइस कहेंगे। इज इट गेटिंग? फ्रेशर जो है उसको नोवाइस कहेंगे। वेरी गुड, ओके। Instead of novice, thus the scenario can lead to fewer work opportunity for the young generation. To exemplify मतलब एग्जाम्पल देने, देखिए यहाँ पे दो बहुत अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, मैं चाहूंगा आप इसको गौर कीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया था? फॉर इंस्टेंस। और यहाँ पे कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया है? देखिए, टू एग्जाम्पलीफाई। तो दोनों में अलग अलग, ऐसा नहीं कि यहाँ पे फॉर इंस्टेंस लिखा है तो यहाँ पे भी फॉर इंस्टेंस लिखो, थोड़ा सा चेंज कर दो, एग्जामिनर को लगेगा आपके पास अच्छी वोकैबुलरी है। फॉर एग्जाम्पल, टू एग्जाम्पलीफाई, इन एंडोरा, एक जगह है, a country in the European continent is facing the problem of job scarcity since the life expectancy of its inhabitants, inhabitants मतलब जो वहां पे रहते हैं, it comes from the word habitat, habitat मतलब रहने की जगह, और उसमें जो रहते हैं उनको हम कहेंगे inhabitants. Is it getting clear? Is virtually 95 years, which leaves less room for youngsters to get placed in corporate sector due to the availability of more experienced workforce. एंडोरा एक जगह है यूरोप में जहां पे ज्यादातर लोगों की आयु 95 इयर्स है, उससे वहां की यंग जनरेशन को काफी जॉब की स्कैर्सिटी का अनुभव होता है। फाइनली, टू कंक्लूड, although breakthrough in medical science has improved the life expectancy drastically, एक ही सेंटेंस में मैंने कंक्लूजन खत्म किया है। टू कंक्लूड, although breakthrough in medical science has improved the life expectancy drastically, it is going to affect the population of numerous states in terms of reduced chances of employment and biased budget policy. यहाँ पे आपने देखा कि पहला जो पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप ऐसा भी कर सकते हो, ये बहुत मैंने पहले कहा नहीं था लेकिन आप ये भी कर सकते हो। देखिए बहुत छोटी सी चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा जस्ट टू मेक पैराफ्रेजिंग। यहाँ पे कौन से पॉइंट का पहले इस्तेमाल हुआ है? थीसिस स्टेटमेंट, जरा गौर करो, कौन से स्टेटमेंट का इस्तेमाल हुआ है, कौन से रीजन का पहले इस्तेमाल हुआ है? जॉब स्कैर्सिटी या नेशंस इकोनॉमी? प्लीज कहिए, जॉब स्कैर्सिटी या नेशंस इकोनॉमी? नेशंस इकोनॉमी। और बाद में जॉब स्कैर्सिटी, इजंट इट? लेकिन अगर कंक्लूजन देखोगे तो देखो कौन से चीज का इस्तेमाल पहले हुआ है। कंक्लूजन का स्टेटमेंट देखो, कंक्लूजन का स्टेटमेंट देखो, तो यहां पे कौन सा इस्तेमाल हुआ है? जॉब स्कैर्सिटी। और बाद में बजट पॉलिसी मतलब इकोनॉमी। तो ये भी आप कर सकते हो। तो अगर सब, काफी कबार ऐसा होता है सर पैराफ्रेजिंग कैसे किया है, तो ये भी कर सकते हो, पॉइंट को इधर उधर कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया? यस और नो? डन? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? एब्सोल्युटली क्लियर? परफेक्ट हो गया, दिमाग में घुस गया? ओके फाइन। चलिए एक और ऐसे करना है, लेट अस डू वन मोर ऐसे, और यू वांट टू लीव एज यू विश? नो मतलब नफीसा, नो मतलब मैं क्या करूं, जाऊं या आऊं, रहूं मैं? ओके, वन मोर। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा, नहीं लीव, एक काम करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू डू इट, एक छोटा सा ऐसे करते हैं, चलिए लेट अस डू इट। जाना है,
2-3 लोगों को जाना है. ओके फाइन, सो वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स. काफी लोगों को जाना भी है. एक काम करते हैं, लेट अस डू इट वन, थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं. चलो फटाफट कर लेते हैं. लेट मी डू इट अगेन फास्ट. चलिए एक मिनट छोटा सा ऐसे करते हैं. लेट मी डू इट. 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं. चलो आपका चलिए 1 मिनट, जस्ट अ मिनट. ओके, सो ये इससे है. Nowadays more and more people read news on the internet. Nevertheless, newspaper will remain an important source of news and information for the majority of people. Do you agree or disagree with this statement? एक बार शांति से सुकून से देखिए इसको. Just go through it. Don't leave students. आपको हर वक्त नई चीजें ही जानने को मिलेगी यहाँ पे. Nowadays more and more people, it's what type of essay is this? Opinion based essay. Okay. Nowadays more and more people read news on the internet. बहुत लोग, आप जैसे कि देखो काफी लोगों के मोबाइल पे टाइम्स ऑफ इंडिया होगा, ऐप होगी. बहुत कम लोगों के वहां पे न्यूज़पेपर आते हैं तो बहुत कम लोगों के वहां पे आते हैं. Nevertheless, newspaper will remain an important source of news and information for the majority of people. Do you agree or disagree with this statement? ये कहने का मतलब ये कि भले ही लोग न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं, नेवरदलेस मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टिव का इस्तेमाल है. न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम रहेगा भविष्य में फॉर मेजोरिटी ऑफ पीपल, फॉर सोर्स ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं. This is an opinion question. It is asking you if you agree or disagree with the second statement. तो यहाँ पे आपने दोनों तरफ नहीं लिखना है. मैंने एक अभी ऐसे पढ़ा था, तो एक बच्चे ने इसमें 2 पैराग्राफ लिखे थे, बॉडी पैराग्राफ. उसमें इन द सेकंड बॉडी, आई मीन फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, ही रोट अबाउट इंटरनेट, कि भाई इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत होता है. लेकिन यहाँ पे आपको वो नहीं करना है. यहाँ पे सिर्फ एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, और वो ये है, क्या आपको लगता है सेकंड स्टेटमेंट, नेवरदलेस वाला जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्या आपको लगता है कि न्यूज़पेपर एक इंपॉर्टेंट माध्यम है लोगों के लिए. अगर आप उससे एग्री करते हो तो आपको 2 कारण दिखाने पड़ेंगे कि क्यों आपको लगता है कि न्यूज़पेपर एक इंपॉर्टेंट माध्यम है. उसका कारण नंबर 1 बॉडी पैराग्राफ 1 में, कारण नंबर 2 बॉडी पैराग्राफ 2 में, एंड फाइनली कंक्लूजन. दैट विल हाउ इट वर्क्स, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. लेकिन अगर आपने इंटरनेट के बारे में नहीं लिखना है कि फॉर एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट, आपने सिर्फ न्यूज़पेपर के बारे में लिखना है, क्या ये इंपॉर्टेंट माध्यम है कि नहीं. तो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ रहेगा. फर्स्ट रीजन व्हाई यू एग्री, सेकंड रीजन व्हाई यू एग्री, एंड कंक्लूजन. तो टॉपिक ये कहता है कि भले ही इंटरनेट, पहले स्टेटमेंट में ये कि इंटरनेट का बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होता है, लेकिन न्यूज़पेपर जो है वो एक इंपॉर्टेंट माध्यम भविष्य में भी रहेगा. क्या आप इस चीज से सहमत हो. तो देखिए ऐसे ऐसा कुछ जाएगा. जस्ट गो थ्रू दिस ऐसे प्रॉपर्ली. आई वांट यू पीपल टू गो थ्रू दिस ऐसे प्रॉपर्ली. शांति से सुकून से पढ़ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लेट मी नो इफ यू आर डन रीडिंग. शांति से रीड प्रॉपर्ली. Okay, fine. So I agree that your newspaper is going to remain a major source
or remain an important source of news and information for the majority of the people. अब मैं उस चीज से सहमत हूँ. I agree with this part. Is it getting clear? तो आप देख सकते हो, you can see over here that in this paragraph I am writing, it is newspaper important रहेगा because it has become an habit of the people. तो आपने एग्जांपल दिया अपने पिताजी का कि भाई वो सुबह उठते तो पहला काम करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और उनके लिए कोई अपना दिन जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट रहता है if he doesn't read the newspaper. एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे किया है वो ये है कि इट इज वेरी चीप टू यूटिलाइज न्यूज़पेपर. 2 रुपए में न्यूज़पेपर मिल जाता है. अगर हम गैजेट की बात करें तो मोबाइल एक बहुत महंगा वाला मोबाइल चाहिए. छोटा सा मोबाइल होगा 3,000 4,000 रुपए का, तो उसमें मजा नहीं आएगा. So you need to spend 15,000, sell out 16,000 17,000 rupees in order to read properly on the mobile. तो ऐसे केस में आज की तारीख में मेरे कंट्री में जहां पे लोग ज्यादा अच्छे, काफी लोग पुअर है, 2 रुपए में मतलब 60 रुपए प्रति महीने में पूरा न्यूज़पेपर को इंफॉर्मेशन ले पाते हैं. तो उसी के कारण मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर वो रहेगा important source of information for the majority of people. Okay, is it getting clear? I'm not going to read the entire essay for you, but I hope you have read. तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरा जो स्टेटमेंट है, क्या न्यूज़पेपर एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूज रहेगा? तो यस बोलते हो आप, तो पहला कारण बताइए कि क्यों है और दूसरा कारण क्यों है, एंड देन यू कैन कंप्लीट द एसे. एक दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट देखा होगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा ये इसको आप देखिए. I completely agree with this opinion and think newspaper still play a pivotal role in the society because of various reasons. तो यहाँ पे मैंने reasons नहीं बताए. It's fine. आप कंक्लूजन इंट्रोडक्शन में अगर नहीं बता पाते, लंबा अगर बहुत इंट्रोडक्शन हो जाता है तो नहीं बता पाओगे तो चलेगा, लेकिन आप इतना सोचिए कि कंक्लूजन में तो बताना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे कौन सा कारण है? पहला कारण है हैबिट वाला, और दूसरा कारण है चीप एंड इजी. तो देखिए वो चीज का मैंने जिक्र यहाँ पे किया हुआ है. To conclude, I strongly believe newspaper will continue as a major source of information for people around the globe because reading it has become a daily routine. Daily routine मतलब ये hobby वाली बात हो गई, habit वाली, of many people, and it is affordable as well. तो affordable वाली बात मैंने यहाँ पे की थी. So it is very very important. Introduction या conclusion में किसी एक में दोनों कारण को briefly describe करना जरूरी है. Any questions, any doubts, my dear students? Understood everything? Yes or no? ये ऐसी चीज है जो आपको पता चल लेनी चाहिए. एनी क्वेश्चंस? डन? अंडरस्टूड? यस और नो? वेरी गुड. ओके, सो इफ यू गॉट एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, यू कैन. अच्छा, एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सबको कहना चाहूंगा. आई वुड रिकमेंड यू पीपल, एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा कि मैं समझ सकता हूं कि कोविड आया है, कोविड और इसके कारण काफी बच्चे ऐसे होंगे जो IELTS की तैयारी को बाजू में कर देंगे. ऐसा मत करना. जितनी जल्दी ये कोविड आया है उतनी जल्दी चला भी जाएगा. फॉर एग्जांपल वी ऑल नो कि दिवाली के बाद काफी कोविड आया था और वापस चला भी गया था. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार काफी लोग इफेक्ट हुए, अफेक्टेड है. सो आई बिलीव दैट मई एंड तक काफी चीजें नॉर्मल हो जाएगी. ये आपके पास जो टाइम, आई वुड वांट, मैं समझ सकता हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस काफी होंगे. आपके फैमिली में किसी को कोविड आया होगा, उनकी देखभाल करनी है, वो तो करना ही है. लेकिन अगर आपके पास टाइम मिलता है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड, डू नॉट, अगर आपने इतनी तैयारी की है, कर रहे हो, उसको छोड़ना मत. आपने मेहनत करके इतनी इस लेवल पे पहुंचे हो. आई स्ट्रांगली रिकमेंड माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट लीव दिस. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब खुलेगा तब आप सोचोगे यार जब मैंने टाइम था तब पढ़ा नहीं. सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम. अगर आपके पास टाइम है तो IELTS की तैयारी अगर आपने चालू की है, करनी है, उसको पीछे पीछे मत मुड़िए. जब, क्योंकि जब चालू होगा तब आपके लिए वेट नहीं करेगा. Is it getting clear? Any questions, any doubts, students? हाँ, अभी कैंसिल हो रही है यश, but this is only going to be momentarily. After 15-20 days, I think that things should get normal. Don't worry. Yeah, sure. I understand, Nafisa, but करनी तो पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा करो. Yeah, you can read. If you cannot practice, you can read. Don't worry. You can read through the good topics. आप कर सकते हो. टॉपिक्स को रीड कीजिए तो उससे भी आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही. Okay? Okay, thank you, students. Thank you so much, students. I appreciate, I appreciate, I mean, sure, Vita. Thank you for that. So I appreciate you people, over there. I understand. Take care. COVID का मौसम है. बिना कोई चीज है तो आप जाइएगा नहीं बाहर. जितने स्वस्थ आप रहेंगे उतना फायदा है. Thank you so much, students. Have a very safe weekend. Thank you, students. Thank you. आप मुझे फोन कर सकते हो प्रशांत, आप मुझे फोन कर सकते हो कि विशाल सर से बात करनी है. Yeah, sure. Okay.
थैंक यू मितेश, थैंक यू मितेश, थैंक यू प्रशांत। आप मुझे बात, आप हर एक बच्चा मुझसे बात कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर मैं नहीं हूं तो मुझे फोन कर दीजिए, सामने से मेरा फोन आ जाएगा। क्लियर? थैंक यू सो मच, बाय स्टूडेंट्स।